सिट डाउन। आज के हमारे पाठ का नाम है अनुकूलन एवं जैव विकास, जिसका हम थोड़ा सा हिस्सा पहले से ही पढ़ चुके हैं। आप सब लोग अनुकूलन शब्द से भली भांति परिचित हैं, लेकिन आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूल, जैसे कि ये शब्द है अनुकूलन, अनुकूल शब्द क्या होता है? अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, हिंदी विज्ञान नहीं, हिंदी में हम अनुकूल शब्द का अर्थ बताएं। नहीं, देखिए, हमारे चारों तरफ कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ हमारे लिए अच्छी होती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, हमें उसमें रहना सुविधाजनक लगता है, तो हम कहते हैं कि ये अनुकूल परिस्थिति है। और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं प्रतिकूल। जैसे विलोम शब्द होता है अनुकूल, प्रतिकूल। जैसे आज बर्फ पड़ रही है, ठंड हो रही है, हमारा शरीर अकड़ रहा है, तो हमारे लिए ये अनुकूल स्थिति नहीं है। उसको अनुकूल करने के लिए ये प्रतिकूल स्थिति है। अगर हम बिना गर्म कपड़े पहने एकदम कांपेंगे तो ये प्रतिकूल स्थिति है। इसको अनुकूल बनाने के लिए हमने क्या किया? आपने स्वेटर पहना, सिर ढका, शॉल पहने, मफलर्स पहने, मोजे पहने, तो स्थिति हमारे लिए अनुकूल हो गई कि हमारा शरीर उस ठंड को बर्दाश्त करने के लायक हो गया। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जीवों में जो उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को कर लेता है। जैसे आपको मालूम है आपको ठंड लग रही है तो आपने स्वेटर पहना, आपने अनुकूल कर लिया। लेकिन जो जीव होते हैं, जो जिंदा चीजें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जिस परिस्थिति में वो रह रहे हैं, अपने शरीर को अनुकूल बना लेते हैं। जो मैं मछली का उदाहरण आपको दे चुकी हूं कि वो कैसे अपने शरीर को अनुकूल बना लेते हैं। और ऐसे ही कुछ पौधे हैं जल में, वो भी अनुकूल बना लेते हैं। तो अनुकूलन की परिभाषा अब हम क्या बताएंगे? तुलसी पढ़ो आप अनुकूलन की परिभाषा। आकृति, लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, इसके आपको शाब्दिक अर्थ पता चले। आकार, आकृति, रंग, रूप, संरचना में वो कुछ परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, जिससे कि वो जिंदा रह सके, उसको हम अनुकूलन कहते हैं। अब आज मैं आपको अनुकूलन अलग अलग प्रकार के बताती हूँ। अनुकूलन के प्रकार में सबसे पहले आता है स्थलीय अनुकूलन। स्थल में मैंने आपको कौन सा बताया था? गाय, जलीय, कितने तरह के अनुकूलन हैं? जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और अच्छा, प्राणी कहाँ कहाँ पे रहता है? एक मिनट, जल, थल और हवा, तो ये तीनों तो हो गए। तो अब और कोई तो नहीं बचा? स्थलीय, जलीय, वायु। इसमें से हम लोग जलीय पढ़ चुके हैं। जलीय में हमने आपको मछली, मेढक, बतख और पेड़ पौधों में जलकुंभी, कमल, सिंगाड़ा, ये सारे मैं बता चुकी। ये सब हो गया। जलकुंभी, कमल, ये सारे जलीय अनुकूलन थे कि ये लोग जल में कैसे अपना जीवन बिता देते हैं, पूरी जिंदगी जल में ही रहते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनुकूलन, वो है स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन में हम लोग भी आते हैं ना, प्राणी जितने भी हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। लेकिन आज मैं जो स्थलीय अनुकूलन है
उसमें जो 4 पाए जानवर होते हैं, जैसे ये कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये लोग क्या, जैसे पूरा जो अपना विश्व है, जो अपना यूनिवर्स है, जो ग्लोब है, इसमें कहीं पर तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय में मरुस्थल ले रहे हैं। आज क्या लेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल हमारे भारतवर्ष में कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थल, मरु का मतलब होता है मिट्टी, बालू, जहां पर पक्की जमीन नहीं होती है, लोमी मिट्टी नहीं, वहां के रेत होती है। तो वहां का जो जलवायु है वो अलग तरह की होती है, और वहां पर जो वनस्पति है और जो एनिमल्स जो रहते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। अब आप मुझे किसी एक ऐसे जीव का नाम बताइए, ऊंट, जो कहाँ रहते हैं? मरुस्थलीय में हम अगर सबसे पहले जंतु का पढ़ेंगे तो उसमें ऊंट आता है। अच्छा, ऊंट को हम लोग पढ़ने से पहले ये जान जाएं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, वहां की जलवायु कैसी होती। अच्छा, एक तो हाँ खड़े हो बेटा, पहला पॉइंट जो आता है वो है तापमान, मतलब वहां का टेम्परेचर कितना होता है? बहुत ज्यादा, 40 डिग्री से ज्यादा होता है, तापमान बहुत अधिक होता है। दूसरा, शुष्क होता है, ड्राई, मतलब कहीं पे गीला होता है ना, जैसे कि मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पे शुष्क वातावरण होता है कि बहुत ही ज्यादा जमीन जो होती है सूखी होती है, वहां पे पानी की कमी होती है। अगर तापमान अधिक है और शुष्क है तो जो अगला लक्षण है वो होगा पानी की कमी। और वहां पे बालू या रेत या बालुई मिट्टी होती है। समझ गए? ये वहां का क्लाइमेट है, तापमान बहुत अधिक होना, शुष्क होना, पानी की कमी होना, रेत या बालू होना। और अगर ये सब चीजें हैं तो क्या वहां पे हरियाली होगी? कम होगी, है ना। जो हरियाली होगी वो अलग तरह की होगी, जो पेड़ पौधे होंगे अलग तरह। तो वहां पर अगर हम गाय, भैंस और ये सब जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी ना, क्योंकि हम लोगों को उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहां पर ऐसा जानवर रहता है जो इन सब कंडीशंस को अनुकूल कर लिया है, उसने इन सब कंडीशंस को सहने लायक है। तो ऊंट में अब हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि इनको करने के लिए, अनुकूल करने के लिए उसमें क्या क्या लक्षण हैं ऊंट में। एक मिनट, हाँ खड़े बेटा। उसने बोला उसके पैर, किसी ने ऊंट के पैर देखे? कैसे होते हैं? स्पॉन्जी, गद्दीदार, और छोटे पतले कैसे? चौड़े, एकदम इतने जैसे चौड़े फैले हुए। देखो जैसे इस तरह से होता है, जब उसकी टांग होती है ना ऐसे, तो ये जो पैर होता है ना, मतलब ऐसे गद्दीदार और चौड़ा होता है बहुत। ये 5 होते हैं ना उंगलियां ऐसे, तो ये ऐसे गद्दीदार पैर होते हैं। ऐसे गद्दीदार पैर होने से क्या होता है कि जब वो किसी रेत पर रखेगा तो उसके अंदर धसेगी नहीं। सबसे पहला पॉइंट है गद्दीदार एवं चौड़े होना जरूरी है, क्योंकि अगर नुकीला हुआ तो आपको प्रेशर वाला याद है ना, कि पॉइंटेड हील ज्यादा घुस, अगर बकरी वहां चली जाए तो दौड़ नहीं सकती क्योंकि उसके पॉइंटेड पैर है, वो धस जाएगी, लेकिन ऊंट तेजी से दौड़ पाए। तो ये गद्दीदार व चौड़े पैर इसको दौड़ने में सहायता करते, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का खाते, क्योंकि वो खूब तेजी से सामान उठा के दौड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, 6 महीने वो पानी पीता है, उसके बाद वो 5-6 महीने नहीं खाता है। उसके
शरीर की संरचना में इस कुबड़ में क्या है कि वो एक ही बार में अच्छी तरह से भोजन कर लेता है, जैसे 7 डेज 7 दिनों का खाना एक ही दिन में खा लेता है और अपने भोजन को यहाँ पर संचित कर लेता है, यहाँ पे वो स्टोर कर लेता है और फिर वो कई दिनों तक बिना खाना खाए दौड़ता रहता है। तो एक है उसमें कुबड़ जिसमें कि वो अपना भोजन संचित करता है, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक जब हरियाली नहीं मिलेगी तो उसको जो चलना पड़ेगा तो कई मीलों तक उसको खाना नहीं, तो वह 7 दिन का एक ही दिन में खा लेता है। अच्छा, और केवल खाना ही नहीं, पानी भी वो 50 लीटर 100 लीटर एक ही बार में पी जाता है और वो फिर धीरे धीरे इस्तेमाल करता है। उसके जो जीभ होती है वो कांटेदार पौधों को खा लेता है, वो कांटेदार पौधों को खा लेता है। कैसे? उसकी जीभ जो है बहुत मोटी और सख्त होती है, जो कांटे भी खाते हैं तो खून नहीं निकलता। इसकी जो जीभ और त्वचा है ना, वो भी बहुत मोटी होती है। त्वचा मोटी होने की वजह से ये होता है कि उसके शरीर पे गर्मी का कोई असर नहीं होता है और उसको पसीना बिल्कुल नहीं निकलता, क्योंकि त्वचा मोटी है ना और उनके शरीर में इस तरह से है संरचना कि पसीना नहीं निकलता। और यहाँ तक कि वह मूत्र भी बहुत कम उनके बॉडी में बनता है, क्योंकि अगर वो बार बार पेशाब करेंगे तो जो पानी है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो भी उनके शरीर से बहुत कम निकलते हैं, जिनसे कि उनका शरीर पानी की कमी को सह लेता है। तो एक लक्षण है जिसकी वजह से वो वहां पर जिंदा रह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स, और उनकी जो आंखें हैं उसके ऊपर बहुत लंबी पलकें होती हैं जिससे कि वो मिट्टी को आंखों के अंदर जाने से रोकती हैं, क्योंकि वहां पे आंधी चलती है ना मिट्टी की, तो वो उसको अंदर जाने से रोकती। पलकें जो है वो काफी लंबी होती हैं और उसकी गर्दन ऊंची होती है, जिससे कि दूर दूर तक वो अच्छे से देख सकता है कि आगे जैसे टीला है कि क्या है। ये सारे लक्षण हैं ऊंट के उसको क्या करने के लिए, तापमान अधिक है, शुष्क है, पानी की कमी है, रेत और बालू है, इन सबको ओवर पार करने के लिए, इसमें जिंदा रहने के लिए उसने ये लक्षण हैं उसकी बॉडी में। अब अगर मैं ये कह दूं कि गाय भी तो एक चौपाया है, 4 पैरों वाला जानवर है, लेकिन वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती है, उसको बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी, वो 7 दिनों तक बिना पानी पिए नहीं रह सकती है, उसकी स्किन इतनी ज्यादा मोटी, वो कटीली झाड़ियां नहीं खा सकती, उसमें कुबड़ नहीं है, उसके गद्दीदार पैर। अब आपको फर्क पता चला कि क्यों नहीं गाय भैंस वहां पर बालू वाले जगह पे रह सकते हैं मरुस्थल में, और ऊंट कैसे जिंदा रह सकता है। जिस तरह से ऊंट में इतने सारे आपने अनुकूलन देखे जिसकी वजह से वो उस वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकता है, इसी तरह से वहां पे वनस्पति, कुछ पेड़ हैं जो अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं और वहां पे उगते हैं। इसके मैं आपको कुछ स्पेसिमेंट्स लेकर आई हूं, ये आप देख सकते हैं। नो, एलोवेरा भी है, लेकिन आप ये देखिए, ये इसको आप एकदम अच्छे से काटे हैं, संभाल के देखिएगा। देखो सब लोग, जो मैंने अभी आपको पेड़ दिया है हाथ में, इसको अच्छे से देखो। तुलसी आप ब्लैक बोर्ड करो, 1 मिनट। ये वाला देखिए, मैंने सबको ऐसा एक रचना दी है ना, आपके टेबल पे भी है, आपके पास है, ये है, और ये भी है एक, ये देखो, इसको तोड़िएगा नहीं, ऐसे ही देखिए, इसको भी देखो। हाँ, ये वाला देखो, इसकी पत्ते को छू के देखो, पत्ते को छुओ,
पत्ते नहीं, पत्ते को छू के देखिए। सबने इसको निरीक्षण किया? सबकी टेबल पर ऐसा पेड़ था? इसको छू के देखो, दबा के देखो, अंदर कुछ है। जैसे ऊंट के पैर भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, 1 मिनट। अब आप सब लोगों ने इन पेड़ों को देख लिया, इनका कोई नाम होता है? और सोचो, और नाम सोचो इन पेड़ों का। एक पहला पेड़ है नागफनी, ये वाला नागफनी है। अच्छा, 1 मिनट, आप लोगों ने कैक्टस नहीं सुना है? कैक्टस, जिसमें कांटे वाला। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप एक बात बताएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ देखे हैं और ये बाहर भी दिख रहे हैं। उस पेड़ में जो बाहर दिख रहा है, अशोक ट्री, नीम ट्री, मैंगो ट्री, कितने सारे ट्रीज होते हैं, उसमें और इस वाले पेड़ में क्या फर्क है? 1 by 1। 1 मिनट। हाँ, आप बताओ बेटा, जो बाहर ये पेड़ दिख रहा है और इस पेड़ में कुछ फर्क है? आंटी, ये बिना पानी के भी रह सकता है, पर वो बिना नहीं, वो देखने में। आंटी, ये कांटेदार है। ये कांटेदार है। जो इसने पहला पॉइंट बहुत सही है, ये कांटेदार पेड़ है ना? अच्छा, कांटों के अलावा क्या डिफरेंस दिख रहा है उसमें और इसमें? इसमें पत्तियां नहीं है और उसमें पत्तियां हैं। और इसमें डाली नहीं दिख रही, तना नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें सब कुछ है। अब मैं ये बताऊंगी वो किस में बदल गया। हाँ, वेरी गुड। देखो, पहला पॉइंट है कि ये कांटे होते हैं इसमें। ये जो कांटे आपको नजर आ रहे हैं, देखिए, 1 मिनट, ये देखो, यहाँ पे किनारे पे कांटा दिख रहा है, ये कांटा दिख रहा है, इनके सबके देखो किनारों पे कांटे हैं, दिख रहे हैं? ये एक्चुअली में कांटे नहीं है, ये पत्तियां हैं। पत्तियां झड़ गई और उनकी जो बीच की वो मिडरिप थी ना, वो कांटों में बदल गई। समझ गए? ये अनुकूलन है। ये नागफनी का अनुकूलन कहलाता है कि जितने भी ये कांटे थे, ये पहले पत्तियां थी, इनकी पत्तियां कांटों में बदल गई। क्यों बदल गई? क्यों बदल गई? पत्तियां अगर होंगी तो क्या होगा? पत्तियां लगातार पानी को वाष्पोत्सर्जन करती रहती हैं, तो पेड़ को ज्यादा पानी चाहिए, वो जितना उसको देंगे वो उतना उड़ जाएगा, इसलिए पत्तियां झड़ गई, उसकी जगह कांटे आ गए। तो पानी की कमी को, जो उनके अंदर एक रेगिस्तान का गुण है, उन्होंने उस अनुकूलन को ठीक कर लिया कि अब उनको कम पानी में भी वो लोग जिंदा रह जाते हैं। अब मैंने अभी बताया था कि ये जो पेड़ हैं, इसमें तना भूरा दिखाई देता है, लेकिन इसका जो ये स्पंजी, इसको छू के देखो, देखो ये स्पंजी गद्देदार हरे रंग का जो ये दिख रहा है, ये तना है। जो तने होते हैं ज्यादातर ब्राउन कलर के होते हैं स्टेम्स, लेकिन इसका तना हरा स्पंजी, देखो छू के देखो, यहाँ का जो तना है स्पंजी और हरा, स्पंजी और हरा और मोटा हो जाता है, जिसके ऊपर कांटों के रूप में ये पत्तियां हमको दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, ये बताइए, जब पत्तियां कांटों में बदल गईं, तो तने को हरा क्यों होना पड़ा? सब लोग सुनो इसको, जब पत्तियां तो कांटों में बदल गईं और तना हरा हो गया, तो क्या हुआ? नहीं, सोचो जल्दी, हरेपन का मतलब क्या होता है? नहीं, हरा क्यों हो गया? आगे कौन सी क्रिया करने के लिए? पेड़ के लिए खाना कौन बनाएगा? जब
पत्तियां झड़ गई, कांटों में बदल गई, तो अब पेड़ को खाना तो चाहिए, तो खाना बनाने के लिए वो तना खुद हरा हो गया और प्रकाश संश्लेषण करके पेड़ को जिंदा रख रहा है। जहां भी तने हरे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके पेड़ के लिए भोजन बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको इसका जड़ तंत्र जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जो जड़ें हैं, जो जड़ तंत्र होता है इसका, वो खूब मजबूत फैला हुआ, मतलब इसकी जड़ें काफी मोटी और अंदर गहराई तक जाती हैं, मजबूत व फैला हुआ, क्योंकि इसकी जड़ें अगर मजबूत होंगी और जब बहुत नीचे तक जाएंगी तभी तो पानी को लेंगी। जब आप लोग रेत को खोदते हो तो बहुत नीचे से जाके पानी निकलता है, एकदम जल्दी पानी नहीं निकलता है, तो इसीलिए इसकी जड़ों को काफी नीचे गहराई तक जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए। तो इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत और फैली हुई होती हैं, जिससे कि वो अंदर जमीन में जाके अधिक से अधिक पानी को ले सके और इस वातावरण में जिंदा रह सकें। अब आपके बुक में कुछ चित्र बने हुए हैं, देखो ऐसे ऐसे करके, और इसमें यहाँ पे कांटे हैं, ये नागफनी है ना, और कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं, हाँ इसमें भी कांटे हैं। तो ये जो चित्र मैंने दिखाया था, ये वाला ऐसे वाला, ये ऐसे भी नागफनी होती है, ऐसे भी नागफनी होती है। और कौन सी वनस्पति वहां पर उग सकती है? इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़िए, कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं? बड़बंडा, सतावर, की नागफनी, घीक्वार, ये पेड़ों के नाम हैं। घीक्वार, सतावर, बड़बंडा बेटा जो अरबी की तरह एक बड़ा सा आप लोग फल खाते हैं ना, जो सब्जी बनती है, वही तो कहलाता है बंडा, वही तो। इनकी ये पेड़ वहां पे ज्यादा उगते हैं। अच्छा, अब एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें कि आज हम लोगों ने स्थलीय अनुकूलन पढ़ा, और स्थलीय अनुकूलन में मरुस्थल पढ़ा, और मरुस्थल में कौन से जीव के बारे में? ऊंट के। पहला पॉइंट बताओ जल्दी। आंटी, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं। दूसरा? कुबड़ होता है। तीसरा? कुबड़ में अपना भोजन संचित कर लेता है। उसकी जीभ मोटी होती है, लंबी होती है, हाँ, और उसको पसीना नहीं आता है, और वो आराम से, उसकी जो पलकें होती हैं लंबी होती हैं, और उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। और वनस्पतियों में क्या क्या होता है? एक बच्चा बेटा बोलो। पत्तियां कांटों में बदल जाती, तना स्पंजी, हरा और मांसल होता है, और जड़ जो होती है मजबूत व फैली हुई होती है। आज आप सब लोग अपने घर में अपनी कॉपी में मरुस्थल शब्द लिखकर वहां पे पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों में क्या क्या अनुकूलन जो पॉइंट्स करवाए हैं इनको लिखोगे। कोई भी बच्चा बुक नहीं खोलेगा, बिना बुक के कोई भी बच्चा बुक में से आंसर नहीं लिखेंगे। जो मैंने पढ़ाए हैं, जो पॉइंट्स आज ये याद किए हैं, इनको एज इट इज लिख कर लाओगे, ठीक है? अगर चित्र बना सकते हो तो ऊंट का चित्र और नागफनी का चित्र बना के